नमस्कार। प्रस्तुत है शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखा हुआ उपन्यास चरित्रहीन का 36वां भाग। आगे बढ़ने के पहले जानते हैं पिछले भाग की कहानी। उपेन और सावित्री जाने वाले होते हैं। ठीक इसी समय बिहारी आकर सावित्री से कहता है कि सतीश उसे बुला रहे हैं। जाने पर सतीश सावित्री से कहता है कि वो उपेन की चाल अच्छी तरह समझ रहा है। अपने मित्र ज्योतिष बाबू का मन रखकर सरोजनी का विवाह उससे करवाने के लिए ही वह सावित्री को उनके पास से दूर लिए जा रहे हैं, लेकिन वह ऐसा नहीं होने देगा। सावित्री कहती है कि वह विधवा है, कुल त्यागिनी है। उसको आश्रय देकर उपेन उसका भला ही सोच रहे हैं। सतीश सावित्री को रोकने की बहुत चेष्टा करता है, पर वह रुकती नहीं है। इधर आराकान में किरणमयी के प्रति दिवाकर का विशेष स्नेह बढ़ते रहने के कारण किरणमयी असहज हो उठती है और वो उसे घर छोड़कर कहीं और रहने के लिए बाहर निकाल देती है। अब सुनते हैं आगे की कहानी। किरणमयी ने पूछा, किसने कहा कि वह चला गया? मकान वाली ने हंसकर आंखें मटका कर कहा, लो, अब नखरा करने की आवश्यकता नहीं। किसने कहा? मैं हूं मकान वाली, मुझसे कौन कहेगा? मैंने अपने कानों से सुना है। नहीं तो क्या इतने दिनों तक मैं यह मकान रख सकती थी? किस समय इसे 5 भूत मिलाकर खा गए होते, यह क्या तुम जानती हो? किरणमयी चुपचाप घर का काम करने लगी। उत्तर न पाकर मकान वाली स्वयं कहने लगी, मैं तो इतने दिनों से कह रही थी बहू कि निकाल बाहर करो इस आफत को। यह नहीं, रहने दो। कहाँ जाएगा? अरे कहाँ जाएगा यह मैं क्या जानूं? इतना सोचते रहने से काम तो नहीं चलता है। खाओ, पहनो, सुगंधित तेल लगाओ, सोना दाना शरीर पर चढ़ाओ, साथ ही साथ मौज उड़ाओ। ऐसा करोगी नहीं तो देश की दुनिया से बाहर आकर यह कैसा प्रेम करना है बेटी? किरणमयी ने केवल एक बार मुंह ऊपर उठाकर अपनी आंखें झुका ली। मकान वाली ने समझा कि उसकी बहुदर्शिता की उपदेशावली काम कर रही है। और यह क्या बेटी, तुम्हारा प्रेम करने का समय है? अभी तो चढ़ी जवानी है, इस समय तो दोनों हाथों से लूटोगी। इसके बाद 2 पैसे हाथ में रखकर चैन से बैठना, उम्र चढ़ जाने पर प्रेम करना। तुमको मना कौन करता है? हाथ में पैसे रहने पर क्या छोकरों का अभाव रहेगा? किरणमयी अन्यमनस्क थी। क्या पता सभी बातें उसके कानों में पहुंची भी या नहीं, लेकिन उसने कोई बात नहीं कही। मकान वाली को अपने घर का काम धंधा करना था, इसलिए वह देर न कर सकने के कारण दोपहर को फिर आने को कहकर चली गई। इस मकान में रहने वाले प्रायः सभी कारखाने में नौकरी करते हैं। सवेरे काम पर जाते हैं, दोपहर को खाने की छुट्टी मिलने पर घर चले आते हैं और स्नान भोजन करके फिर काम पर चले जाते हैं। संध्या के पूर्व ही उन्हें छुट्टी मिलती है। आज भी सवेरे उनके काम पर चले जाने पर 2-2:30 बजे के आसपास मकान वाली फिर दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई। मृदु कंठ स्वर से उसने कहा, खाना पीना हो गया बहू? क्या रसोई बनी थी? किरणमयी ने आज चूल्हे में आग तक नहीं जलाई थी, तो भी मकान वाली के पूछने पर बोल उठी, हाँ हो गया है, आओ बैठो। मकान वाली दरवाजे के पास ही बैठ गई। वह कमरे में घुसते ही समझ गई थी कि किरणमयी का मन ठीक नहीं है, इसलिए सहानुभूति के स्वर में बोली, यह तो होगा ही बेटी, 2 दिन मन खराब रहेगा। एक पशु पक्षी को पालने पोसने से भी मन कैसा उदास हो जाता है। यह तो आदमी है, जैसे भी हो। 6-7 महीने तक उसके साथ घर गृहस्थी भी तो चलानी पड़ी थी। यह दशा 2-4 दिन ही रहेगी, फिर तो कोई नाम तक नहीं लेता बहू। आंखों में ऐसी बहुत सी घटनाएं मैंने देखी हैं। किरणमयी ने बरबस हंसकर कहा, यह तो सच ही है। मकान वाली ने आंखें मुंह नचा कर कहा, सच नहीं है, तुम ही बताओ ना बेटे, क्या सच है? फिर नया आदमी आए, नए ढंग से आमोद प्रमोद करे, बस सब ठीक हो जाएगा। क्या कहती हो, यही बात है ना? किरणमयी ने सिर हिलाकर सम्मति तो अवश्य प्रकट कर दी, लेकिन इस इच्छा के विरुद्ध उसके वार्तालाप से उसका चित्त उद्भ्रांत होता जा रहा था। एकाएक मकान वाली ने आंखें मुंह सिकोड़कर कंठ स्वर को धीमा करके कहा, अच्छी बात स्मरण में पड़ गई बहू। उस गंवार मनुष्य के पास तो मैंने सवेरे ही खबर भेज दी थी। उससे तो अब सहा नहीं जाता। कहता है लोग काम पर चले जाएंगे तो दोपहर को आऊंगा। कौन जाने वह इसी समय न आ। किरणमयी ने भयभीत होकर कहा, यहाँ क्यों? मकान वाली ने इस बात को अत्यंत कौतुकजनक समझकर बनावटी क्रोध दिखाकर कहा, मर जा छोकरी, वह ना आएगा तो क्या तू वहां जाएगी? तेरी बातें सुनते सुनते तो हंसते हंसते पेट की अतड़ी तक टूट जाती है।
यह कहकर सूखी हंसी की छटा से लुढ़क कर बिल्कुल ही किरणमयी के ऊपर वह जा गिरी। किरणमयी ने कोई बात नहीं कही, केवल थोड़ा सा सरक कर बैठ गई। मकान वाली ने आत्मीयता के आवेश में आज पहले पहल उसे तू कहकर संबोधित किया था, लेकिन सखित्व का यह अत्यंत घनिष्ठता बढ़ाने वाला संभाषण इस नीच औरत के मुंह से निकलकर किरणमयी के हृदय के भीतर जाकर एकदम तीर की भांति बिंध गया। उसके हृदय में आज भी जो महिमा मूर्छाहत की भांति पड़ी हुई थी, इस एक ही शब्द के आघात से उसकी नींद टूट गई और क्षण भर में भद्र कुलवधू की लुप्त मर्यादा उसके मन में प्रदीप्त हो उठी। लेकिन फिर भी अपने आप को संभाल कर वह चुप हो रही। मकान वाली ने इस पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया। वह अपने ही झक में कहने लगी, तो देख लेना बहू, 6 महीने में यदि मैंने तेरा काया पलट न कर दिया तो मेरा नाम कामिनी मकान वाली नहीं। तू केवल मेरे कहने के अनुसार चलते रहना, मैं और कुछ नहीं जानती। किरणमयी को ज्ञात हुआ मानो वह स्त्री उसके कानों की समस्त स्नायु शिराओं को जलती हुई सड़सी से खींचकर निकाल रही है, लेकिन मना करने की बात उसके मुंह से नहीं निकली। केवल चुपचाप वह सुनती रही। मकान वाली ने कहा, गंवार मारवाड़ी है, 2 पैसे पास हैं, जोश में आ गया है, दोनों हाथ से दूह ले, उसके बाद वह उल्लू चला जाए भाड़ में, और कितने ही आप हंसेंगे। तूने इस प्रकार अपने आप को बना रखा है, नहीं तो तेरा रूप क्या साधारण है बहू। उसी समय बाहरी बारामदे से किसी के टूटे गले की पुकार आई, मकान वाली। तो अब मैं जाती हूँ, कहकर मकान वाली जाने लगी, लेकिन किरणमयी ने दोनों हाथ बढ़ाकर उसका आंचल जोर से पकड़कर कहा, नहीं नहीं, यहाँ किसी प्रकार भी नहीं, इस कमरे में कोई भी ना आने पाए। मकान वाली ने हतबुद्धि होकर कहा, क्यों, कोई है क्या यहाँ? किरणमयी ने कहा, कोई रहे या न रहे, यहाँ नहीं, किसी प्रकार नहीं। आगंतुक का पद क्रमशः निकट आने लगा। मकान वाली ने कहा, तू तो अब किसी की कुलवंती बहू भी नहीं है, लोग तेरे घर आएंगे बैठेंगे, इसमें डर किसका है? सुनो तो, तू तो है वैश्या। किरणमयी चिल्ला उठी, क्या हूं मैं वैश्या हूं? उसको जान पड़ा जैसे आग की धारा उसके पैरों के तलवे से उठकर उसके मस्तक को छेदती हुई बाहर निकल गई। उसकी लाल आंखें और तीव्र कंठ से मकान वाली ने विस्मित होकर चिढ़कर कहा, और नहीं तो क्या, नखरा देखने से शरीर जलने लगता है। अब हम लोग जो हैं तुम भी वही हो, भला आदमी आ रहा है, ले घर में बिठा। इस भले आदमी से मकान वाली पहले ही रुपया ले चुकी थी और भी कुछ पाने की आशा कर रही थी। भला आदमी दरवाजे के निकट आकर खड़ा हो गया और दांत निकालकर हंसकर बोला, क्यों मकान वाली, सब ठीक है? मकान वाली ने अपना आंचल खींचकर विनय के साथ कहा, सब तुम लोगों की मेहरबानी है, जाओ कमरे में जाकर बैठो, मैं पान लगा कर ला रही हूँ। फिर जरा हंसकर बोली, अब तो यह घर द्वार सब तुम्हारा ही है बाबूजी, इसे अच्छी तरह सजाना पड़ेगा, यह मैं बताए देती हूँ। अच्छा, सब हो जाएगा। यह कहकर वह आदमी जरा भी संकोच न करके कमरे में घुसकर खटिया पर बैठने लगा। किरणमयी के स्नायु शिराओं में लोहे की सी भी कड़ी दृढ़ता थी, लेकिन इतनी देर तक वह सहन कर सकी थी, लेकिन अब न कर सकी। उसके रूप यौवन पर लुप्त इस अपरिचित हिंदुस्तानी ग्राहक के कमरे में घुसते ही वह बेहोश होकर वायु के झोंके के उखड़े हुए केले के वृक्ष की भांति भूमि पर गिर पड़ी। वह मनुष्य चौंक कर देखने लगा और इस आकस्मिक विपत्ति के आने से हतबुद्धि सा हो गया। मकान वाली की चिल्लाहट से मकान की सभी स्त्रियों की कच्ची नींद टूट गई। तुरंत ही वे दौड़ कर आई, कोई जल छिड़क कर, कोई पंखा लगाकर उस अभागिनी की शुश्रूषा में लग गई, और मकान वाली दरवाजे पर बैठकर ऊंचे स्वर से लगातार घोषणा करने लगी कि इसी काम में उसने अपने बाल पका दिए, लेकिन आज तक इस तरह के नखरे और ढोंग सीख न सकी। आज तक भी नागर को देखकर दांत लगाने की युक्ति उसने नहीं सीखी। एकाएक इस दुर्घटना के बीच फिर एक नई गड़बड़ सुनाई पड़ी। खबर मिली कि मुख्य द्वार पर कोई एक नया बाबू आया है और दिवाकर तथा भाभी कहकर बड़ा शोरगुल मच रहा है। नौकर से मकान वाली इस आगंतुक बाबू का विशेष परिचय पूछ रही थी कि उसी समय एक लंबे शरीर का पुरुष एक बहुत बड़ा चमड़े का बैग हाथ में लिए आकर गंभीर स्वर में पूछ उठा, भाभी? उसके दाएं हाथ की अंगुली में एक हीरे की अंगूठी सूर्य की किरणों की तरह चमक रही थी। मकान वाली ने आदर के साथ खड़ी होकर पूछा, किसको खोज रहे हैं? दिवाकर यहाँ रहता है? मकान वाली ने कहा, नहीं,
मेरी भाभी किरणमयी किस कमरे में रहती हैं? मकान वाली के साथ ही साथ और भी 2-4 स्त्रियां गर्दन बढ़ाकर देख रही थीं। उनमें से किसी ने कहा, वही तो मूर्छित होकर पड़ी है जी। मूर्छित हुई हैं? कहाँ देखूं? कहकर आगंतुक सज्जन भीड़ को ढकेल कर कमरे में जा पहुंचा। बेहोश किरणमयी उस समय भी भूमि पर पड़ी हुई थी। सारा शरीर पसीने से तर हो रहा है, आंखें मुंदी है, चेहरा पीला पड़ गया है, बाल भीगे हुए हैं, शरीर का कपड़ा खिसक गया है। आगंतुक था सतीश। उसकी दृष्टि उस हिंदुस्तानी पर जा पड़ी। इस समय वह पास आकर टकटकी लगाए किरणमयी को देख रहा था। सतीश ने विस्मित और अत्यंत क्रुद्ध होकर पूछा, हैं? तू कौन है? उसकी ओर से मकान वाली ने उत्तर दिया, आहा, ये तो हमारे मारवाड़ी बाबू हैं, वही तो। लेकिन परिचय देना समाप्त होने के पूर्व ही सतीश ने उस व्यक्ति को दरवाज़ा खोलकर कहा, बाहर जाओ। मारवाड़ी के पास रुपए हैं, यह है नवीन प्रेमिक। विशेषतः इतनी स्त्रियों के सामने वह हीन भी नहीं हो सकता, इसलिए साहस के साथ उसने कहा, क्यों? असहिष्णु सतीश ने तख्ते के फर्श पर जोर से पैर पटक कर धमका कर कहा, बाहर जाओ। सब लोगों के सामने मकान वाली तक चौंक उठी और फिर कुछ न कहकर मारवाड़ी बाहर चला गया। सतीश किरणमयी के शरीर को उसके खिसके हुए कपड़ों से ढककर एक पंखा लेकर जोर से हवा करने लगा और दोनों ओर घेर कर उपस्थित स्त्रियां विचित्र कलरव करने लगीं। इन दोनों की तरह तरह की आलोचना से थोड़ी ही देर में सतीश बहुत सी बातें जान गया। मकान वाली क्षोभ और अत्यंत आश्चर्य प्रकट करके बार बार कहने लगी, इतनी बड़ी उम्र बीत जाने पर भी ऐसी औरत मैंने नहीं देखी कि वेश्या कहने पर वह आंखें उलटकर दांत लगाकर बेहोश हो जाए। कुछ देर के बाद होश आने पर किरणमयी माथे पर कपड़ा संभालकर उठ बैठी। क्षण भर देखती रहकर क्षीण स्वर से बोली, लल्ला। सतीश ने प्रणाम करके पांव की धूली सिर पर चढ़ाकर कहा, हाँ भाभी, मैं ही हूँ। लेकिन बात क्या है बताओ तो? जैसा पहनावा है वैसा ही घर द्वार है, वैसे ही शरीर की शोभा है। कौन कहेगा कि यही सतीश की दीदी है? मानो कहीं की एक अनाथ पगली है। लड़कपन तो बहुत किया, अब कल के जहाज से घर चलो। स्त्रियों की ओर देखकर उसने कहा, अब तुम लोग भी जाओ। किरणमयी निश्चल पत्थर की मूर्ति की भांति सिर झुकाए निहारती रही। उसके हृदय की बात अंतर्यामी ही जाने, लेकिन बाहर से कुछ भी प्रकट न हुआ। स्त्रियों के चले जाने पर सतीश ने कहा, वह सुअर कहाँ है भाभी? किरणमयी ने मुंह ऊपर उठाए बिना ही कहा, इतने दिनों तक तो यही था, कल रात को दूसरी जगह चला गया है। क्यों? मैंने चले जाने को कहा था, इसलिए। लेकिन बुलाने से एक बार भी आएगा नहीं? बुलाकर देखती हूँ। यह कहकर किरणमयी बाहर जाकर घर के नौकर को कालीबाड़ी भेजकर फिर लौट आई। बोली, तुम आओगे? यह बात मेरे लिए स्वप्न के बाहर की बात थी लल्ला। सतीश ने कहा, मेरा आना क्या मेरे लिए भी स्वप्न के बाहर की बात नहीं है भाभी? यह तो है ही। कहकर किरणमयी फिर गर्दन झुकाए बैठी रही। उसको बहुत सी बातें जानने की आवश्यकता थी। सतीश अपने घर की दासी से पता लगाकर आया है, यह समझना कठिन नहीं है, लेकिन एकाएक इतने दिनों बाद पता लगाकर लौटा ले जाने के लिए इतनी दूर आने का यथार्थ कारण अनुमान करना सचमुच ही कठिन था। लेकिन आने का कारण सतीश ने स्वयं ही प्रकट कर दिया। बोला, कल जहाज छूटेगा, मैं तुम लोगों को लिवा ले जाने के लिए आया हूँ भाभी। किरणमयी ने मुंह ऊपर उठाकर कहा, उपेन बाबू ने भेजा है? बहुत अच्छा, दिवाकर को ले जाओ, मैं प्रार्थना करती हूँ वह चला जाए तो अच्छा। सतीश ने कहा, केवल दूसरों की आज्ञा पूरी करने के लिए ही इतनी दूर नहीं आया हूँ, अपनी ओर से मुझे भी तो इसकी आवश्यकता है। सोचती हो तो फिर इतने दिनों बाद क्यों? मुझे कोई पता ही नहीं मिलता। इसके बाद बाबूजी मर गए, मैं स्वयं भी जाने वाला था, संभवतः कभी भेंट न होती। किरणमयी ने मुंह ऊपर उठाकर देखा। उसकी दोनों आंखों से संसार का समस्त स्नेह मानो सतीश के शरीर पर बरस पड़ा। क्षण भर के बाद वह करुण कंठ से बोल उठी, मैं किसके पास जाऊंगी बाबू? मेरा अपना कौन है? मेरे पास चलोगी भाभी, मैं हूं। लेकिन मुझे आश्रय देना क्या अच्छा होगा? सतीश ने कहा, तुमको स्मरण नहीं है भाभी? बहुत दिन पूर्व इस भले बुरे का सदा के लिए निश्चय हो चुका था।
जिस दिन तुमने मुझे छोटा भाई कहकर पुकारा था। यदि तुमने कोई अन्याय किया होगा तो उसका उत्तर तुम दोगी, लेकिन मेरी जवाबदेही यही है कि मैं तुम्हारा छोटा भाई हूं। तुम्हारा विचार करने का इतना अधिकार भी मुझे नहीं है। ये बातें सुनकर किरणमयी का मन करने लगा कि कहीं भागकर एक बार जी भरकर रो ले, लेकिन अपने आप को संभाल कर कहा, लेकिन बाबू, समाज तो है। सतीश ने बीच में रोक कर कहा, नहीं, नहीं है। जिसके पास रुपया है, जिसके शरीर में बल है, उसके विरुद्ध समाज नहीं जा सकता। और ये दोनों वस्तुएं मुझे कुछ परिमाण में मिल गई हैं भाभी। उसके बातें कहने के ढंग से किरणमयी को हंसी आ गई। फिर कुछ मौन रहकर बोली, लल्ला, रुपया और शरीर के बल से तुम समाज को भले ही न मानो, लेकिन अपनी अश्रद्धा के साथ इस पापिष्ठा को बचाओगे किस प्रकार? सतीश आवेश के साथ बोल उठा, मैंने लिखना पढ़ना नहीं सीखा है। मैं हूं मूर्ख गंवार आदमी भाभी, इतने तर्कों का उत्तर नहीं दे सकता, इतनी छानबीन करके भले बुरे का हिसाब भी नहीं करना जानता। और क्या यह सतयुग है कि दुनिया भर के लोग उपेन भैया की भांति युधिष्ठिर बन जाएं? या तो कली काल है, अन्य कुकर्म तो करेंगे, इनका लेखा जोखा लेकर कौन बैठा हुआ है? मेरा विचार उल्टा है, उसे चाहे तुम अच्छा कहो या बुरा, मैं देखता हूँ कि कौन क्या काम करता है। हरान भैया की मृत्यु के समय तुम्हारी वह पति सेवा तो मैंने अपनी आंखों से देखी थी। वही तुम अब असती हो जाओगी, इस बात पर तो मैं मरने पर भी विश्वास न करूँगा। चाहे जो कुछ भी हो, मैं तुमको लेकर ही जाऊँगा। बीमारी ने मुझे जरा सुस्त तो अवश्य बना दिया है, फिर भी इस मोहल्ले के लोगों में सामर्थ्य नहीं कि तुमको सहायता देकर तुम्हें मेरे हाथों से छीन ले। कल तुमको कंधे पर उठाकर मैं जहाज में अवश्य चढ़ाऊँगा, चाहे तुम कितनी ही आपत्ति क्यों न करो। किरणमयी हंस पड़ी। अपराध की समस्त कालिमा धुल के मिट गई। सरल स्निग्ध हंसी की छटा से समूचा मुंह खिल उठा। क्षण भर के लिए जान पड़ा मानो कोई भी निंदनीय कार्य उसने नहीं किया, केवल रुष्ट होकर 2 दिन के लिए ससुराल से अपने मैके चली आई थी। स्नेह में देवर लौटा जाने के लिए प्रार्थना कर रहा है। उसी समय किवाड़ के बाहर से पुकार कर दिवाकर कमरे में आया। उसने कहा, मुझे तुमने बुलवाया था? यह कहने के साथ ही खटिया पर उसकी दृष्टि पड़ी। वह इस प्रकार चौंक पड़ा मानो भूत देखने से कोई चौंक पड़ता है। बाहर के उजाले से कमरे के अंधकार में प्रवेश करके उसने पहले सतीश को नहीं देखा था। अब पहचान कर उसका चेहरा पीला पड़ गया। सतीश ने हंसकर कहा, मैं उपेन भैया नहीं हूँ, सतीश भैया हूँ, कुकर्मों का राजा। बैठ, उपेन भैया का परवाना लेकर आया हूँ। कल प्रातः ही 6:30 बजे के पहले पहला जहाज छूटेगा, स्मरण रखना। दिवाकर वहीं बैठ गया। दोनों घुटनों के बीच मुंह छिपाकर बड़ी देर के बाद उसने कहा, मैं न जाऊंगा सतीश भैया। सतीश ने कहा, तेरा सिर जाएगा। उपेन भैया की आज्ञा है, जीवित या मृत, विद्रोही दिवाकर का सिर चाहिए ही। दिवाकर ने कहा, तो उसका सिर ही ले जाना सतीश भैया, उसे मैं सवेरे 6 बजे के भीतर ही लाकर दे दूंगा। सतीश ने एक प्रकार की आवाज निकालकर कहा, अरे बाप रे, लड़के का क्रोध तो देखो, लेकिन तू जाएगा क्यों नहीं? दिवाकर ने कहा, तुम पागल हो सतीश भैया, संसार में क्या मेरा कोई हक है जिसके पास अब मैं सिर ऊंचा करके खड़ा हो सकूं? सतीश ने कहा, ठीक है, सिर ऊंचा करने में आपत्ति हो तो झुकाकर ही खड़े रहना, लेकिन तुझे जाना तो होगा ही। अरे तूने ऐसा कौन सा बहुत बुरा कर्म कर दिया है कि लज्जा से मरता जा रहा है? इतने ही दिनों में जो सब विचित्र कर्म मैंने कर डाले हैं, वहां चलकर उन सब का हाल सुन लेना। पंचमकार तक सब, भूत सिद्धि, बैताल सिद्धि, इन सब का नाम सुना है कभी? ले चल, उपेन भैया अब वही उपेन भैया नहीं है। हम 5 आदमियों ने मिलकर उनको एक तरह से ठीक बना दिया है। भाभी, जो कुछ ले चलना है ले चलो, मैं टिकट खरीदने जा रहा हूँ। उसकी अंतिम बात किरणमयी के कानों में खटक गई। उसने पूछा, ठीक बना देने का क्या अर्थ है लल्ला? सतीश ने हंसकर कहा, चलने पर तुम ही देख सकोगी भाभी। उसकी सूखी हंसी को लक्ष्य करके क्षण भर मौन रहकर किरणमयी ने कहा, लेकिन मैंने तो तुमको कह दिया है लल्ला, मैं न जा सकूंगी। दिवाकर ने भी दृढ़ स्वर में कहा, मैं भी किसी प्रकार नहीं जा सकूंगा सतीश भैया, तुम झूठ मूठ के लिए अपना रुपया नष्ट न करो। सतीश उठने जा रहा था।
हताश भाव से बैठ गया। उपेंद्र की बीमारी की बात अब तक उसने छिपा रखी थी, लेकिन अब छिपाना संभव न रहा। उसने कहा, मैं बड़े गर्व के साथ कह आया हूँ कि उन लोगों को ले ही आऊँगा। मेरी बात तुम लोग भले ही न रखो, लेकिन उन्होंने क्या तुम लोगों के प्रति ऐसा कोई बड़ा अपराध किया है कि उनको यह कष्ट तुम लोगों को देना पड़ेगा? मेरे अकेले लौट जाने से उनको कितना दुख होगा। दिवाकर, ऐसा अधर्म मत कर रे। तुझे देखने के लिए ही उनका प्राण अभी तक अटका हुआ है, नहीं तो बहुत पहले ही चला गया होता। दोनों सुनने वाले एक ही साथ धीरे से चीख उठे। सतीश कहने लगा, इसी माघ के अंत में यक्षमा रोग से पशु भाभी स्वर्ग को सिधार गई। तभी समझ गया कि उपेन भैया भी चले जाएंगे, लेकिन उनके जाने की इतनी शीघ्रता है, यह बात हम लोगों में से कोई नहीं जानता था। ये बराबर से भी कम बातें करते हैं। स्वर्ग का रथ बिल्कुल ही दरवाजे पर न आने तक उन्होंने एक भी खबर नहीं दी। उनका सब कुछ तैयार है। तुझे डर नहीं है रे दिवाकर? निर्भय होकर तू चल। हमारे वह उपेन भैया अब वो उपेन भैया नहीं है। अब सहस्रों अपराधों को भी वह अपराध नहीं मानते, केवल मुस्कुराते रहते हैं। छी छी, इस धूल बालू पर तुम इस प्रकार मत लेटो भाभी। अच्छा, हम लोग बाहर जा रहे हैं, तुम लेटो, उठो मत। यह कहकर झटपट उठकर सतीश उसके पांवों को जोर से छूकर ही समझ गया कि किरणमयी बेहोश होकर पड़ी हुई है, स्वेच्छा से भूमि पर लेटी नहीं है। सतीश और दिवाकर दोनों ही एक दूसरे की मुंह की ओर निहारते हुए स्तब्ध भाव से खड़े रहे, लेकिन कुछ देर बाद सतीश ने धीरे से कहा, ठीक यही भय मुझे था दिवाकर। मैं जानता था कि यह खबर वे सह न सकेंगी। दिवाकर ने चकित होकर सतीश के मुंह की ओर देखा। सतीश ने आश्चर्य में पड़कर कहा, इतने निकट रहकर भी तुझे मालूम नहीं हुआ दिवाकर? और भय होता है कि संभवतः भाभी को मार डालने के लिए मैं ले जा रहा हूं, लेकिन तो भी ले तो जाना ही पड़ेगा। इस संसार में दो ही आदमी इस शोक को न सह सकेंगे, लेकिन एक तो स्वर्ग में ही है और दूसरी। लेकिन जा, तू पानी लेकर आ दिवाकर, मैं हवा करता हूं। या क्या रे, तू कुछ बोलता क्यों नहीं? एकाएक दिवाकर सिर से पैर तक कांप उठा। दूसरे ही क्षण वह अचेतन किरणमयी के पैरों पर औंधा होकर गिरकर कहने लगा, अब मैं समझ गया हूं भाभी, तुम मेरी पूजनीय गुरुजन हो, तो फिर इतने दिन छिपाकर क्यों तुमने मुझे नरक में डुबोया? मैं इस महापाप से कैसे छुटकारा पाऊंगा भाभी? उपेंद्र ने कहा था, सावित्री, मेरी इन थोड़ी सी हड्डियों को गंगा जी में डाल देना बहन। बहुत सी ज्वालाओं से जल रहा हूं, कुछ ठंडा हो सकूंगा। सावित्री को वह आजकल कभी तो तुम कभी तू जो उनके मुंह से निकलता था वही कहकर पुकारते थे। शेष कहानी अगले भाग में। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।